Hello students and friends, I am Ariba Amir. You are watching me on Global Online Academy. तो स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वित्तीय प्रशासन क्या होता है। सबसे पहले किसी भी प्रशासन को समझने के लिए उसका क्या समझ में आना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए उसका पता हमें। तो देखते हैं कि वित्तीय प्रशासन का अर्थ क्या है। तो वित्तीय होता है धन, यानी धन से संबंधित मामले, धन से संबंधित बातें, धन से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती हैं, वित्तीय यानी फाइनेंशियल। उसके बाद प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन होता है कोई ढांचा, कोई स्ट्रक्चर। किसी काम को पूरा करने के लिए जब हम उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसमें पोस्ट ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रशासन। तो इस तरह से हमारा जो वित्तीय प्रशासन का अर्थ हुआ वो क्या हुआ, धन से संबंधित मामलों के लिए कोई कार्यरत ढांचा, यानी जो ढांचा कार्य कर रहा है, जो स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। देन स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी वित्तीय प्रशासन क्या होता है, क्या मतलब उसका होता है। अब हमें देखना है कि वित्तीय प्रशासन की आवश्यकता क्यों है, वित्तीय प्रशासन क्यों ज़रूरी है, या वित्तीय प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं जिनकी वजह से क्या बनाया गया है, वित्तीय प्रशासन बनाया गया है। तो इसके उद्देश्य में अगर हम बात करें, सबसे पहला है आय व्यय का हिसाब। अगर आय और व्यय का हिसाब नहीं होगा तो वित्तीय प्रशासन कार्य ही नहीं करेगा। आय क्या होता है, आय होती है इनकम, आय होती है इनकम, और व्यय क्या होता है, जो उसमें से खर्च किया गया है। तो कितना कमाया है, कितना खर्च किया है, उसका क्या लगाना, हिसाब लगाना। आय व्यय का क्रियान्वयन, यानी जो हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग आय और व्यय की जो हमने हिसाब लगाया है उसका एग्जीक्यूशन कराना। उसके बाद है बजट का निर्माण करना, यानी वित्तीय प्रशासन क्या कार्य करता है, बजट का निर्माण करता है, और बजट का क्रियान्वयन यानी वही जो बजट बनाया गया है उसे क्रियान्वयन करना। देन आ जाता है राजकोषीय प्रबंध। राजकोषीय प्रबंध क्या है, ऐसा प्रबंध करना जिससे राजकोष क्या हो सके, सेफ हो सके, सुरक्षित हो सके। इसके बाद देखते हैं कि वित्तीय प्रशासन के साधन क्या हैं, यानी वित्तीय प्रशासन में कौन कौन सी चीज़ें हमारी शामिल होने वाली हैं। तो देखिए कि वित्तीय प्रशासन के साधन, सबसे पहला है इसमें व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूशन, वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेखा परीक्षण विभाग यानी ऑडिट डिपार्टमेंट। देन है संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो ये हमारे साधन हैं, हमारे वित्तीय प्रशासन के भाग हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने हैं इस वित्तीय प्रशासन के लिए, कि वित्तीय प्रशासन में किस तरीके से ये भाग जो है इसके कार्य करते हैं और किस तरीके से जो है वित्त भारत में चलता है, भारत में बजट का किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से क्रियान्वयन भारत में बजट का होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा वित्तीय प्रशासन है उसका क्या काम है। अभी हमने बताया उद्देश्य क्या था कि बजट का निर्माण करना और बजट का क्या करना, क्रियान्वयन करना, यानी बजट को क्या करना, एग्जीक्यूशन उसका कराना। तो सबसे पहले तो ज़रूरी हो जाता है कि बजट का क्या मतलब है, बजट क्या होता है। तो बजट कहते हैं सरकारी आय व्यय का विवरण, यानी बजट का क्या अर्थ है, जिसमें सरकारी इनकम यानी गवर्नमेंट इनकम एंड स्पेंड के बारे में उसका विवरण, यानी उसका एक तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट हो। और देखते हैं कि जो बजट है वो वर्ड कौन सी लैंग्वेज, फ्रांस की लैंग्वेज होती है फ्रांसीसी, उसका जो बोध वर्ड है, बोध उससे लिया गया है। और इस बोध का अर्थ यानी इसका मीनिंग क्या है, थैला या बैग। इस वर्ड से क्या बना है, हमारा बजट बना है। क्योंकि हम देखें कि थैला और बैग क्यों है, तो इस थैले और बैग में क्या है, सरकारी आय और व्यय का लेखा या उसका विवरण। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बजट हमारा कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो बजट है उसको बजट का निर्माण या बजट की कार्यविधि किस तरह से होती है। तो सबसे पहले आय और व्यय का यानी इनकम और स्पेंड का क्या लगाया जाता है, अनुमान, कि हमारा एक साल में कितना हम इनकम कर सकते हैं और कितना उसमें व्यय होगा। सबसे पहले इसका अनुमान लगाया जाता है। फिर इस सब के उनके अनुमान को किसके प्रस्तुत रखा जाता है, व्यवस्थापिका के प्रस्तुत रखा जाता है, यानी लेजिस्लेचर के सम्मुख उसको रखा जाता है। उसके बाद जो व्यवस्थापिका है वो क्या करती है, उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करती है और बजट को पारित करती है। तो जब बजट को पारित करती है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, वो 2 विधेयक यानी 2 बिल पास करती है। देखते हैं कि कौन कौन से बिल पास करती है। पहला है राजस्व विधेयक, दूसरा है विनियोजन विधेयक।
तो राजस्व विधेयक में क्या करती है, कर लगाने का अधिकार कार्यपालिका को व्यवस्थापिका प्रदान करती है कि आप कर लगाएं, जिससे क्या हो, राजकोषीय आय जो है इकट्ठी हो, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हो। देन है विनियोजन विधेयक, यानी जो दूसरा बिल है वो किस चीज़ का अधिकार देता है, व्यय करने का अधिकार देता है, यानी खर्च करने का अधिकार देता है। तो इस तरीके से व्यवस्थापिका जो है क्या करती है, बजट के निर्माण के लिए 2 विधेयक पास करती है, एक राजस्व विधेयक, एक विनियोजन विधेयक। राजस्व विधेयक में क्या करती है, कर लगाने का अधिकार देती है, और विनियोजन विधेयक में क्या करती है, व्यय करने का अधिकार देती है। इस तरीके से जो देन स्टूडेंट्स, अब बजट का निर्माण के बाद मैं बात करती हूँ कि भारत में बजट का एग्जीक्यूशन यानी बजट का क्रियान्वयन किस तरह से होता है। तो देखिए कि सबसे पहले जो बजट का होता है क्या होता है, धन का संग्रह होता है, यानी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होता है। तो जो धन का संग्रह होगा तो वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से चरण है उसके। सबसे पहले होता है कि कार्यपालिका द्वारा कर का निर्धारण, यानी एग्जीक्यूटिव जो है क्या करती है, धन को इकट्ठा करने के लिए कर का निर्धारण यानी टैक्स लगाती है। उसके बाद राजस्व विभाग मंडल की व्यवस्था और नियंत्रण, यानी जो रेवेन्यू के लिए एक डिपार्टमेंट उसकी व्यवस्था करना, और फिर उस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या करना, नियंत्रण रखना, किस पर, धन पर नियंत्रण रखना। इस तरीके से तो धन का संग्रह होता है। दूसरी स्टेज है धन की अभिरक्षा और वितरण, यानी धन की रक्षा करना और धन को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट, ठीक जगह पे योजनाओं पर लगाना। उसके लिए क्या है, एक है राजकोष और उपराजकोष, और फिर है राज्य के महालेखपाल, यानी राजकोष, हर राज्य में क्या होता है, एक राजकोष होता है, और उसकी सहायता के लिए एक क्या होता है, उपराजकोष, जो क्या करता है, धन की अभिरक्षा और उसकी संवितरण करता है। उसके बाद है राज्य के महालेखपाल, यानी एक ऐसी पोस्ट है जो क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देन आते हैं वित्तीय निगम, यानी छोटे छोटे से वित्तीय निगम भी बनाए जाते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। धन के बाद जो हमारा बजट हमने निर्माण किया है, बजट निर्माण के एग्जीक्यूशन के लिए। देन आ जाता है कि भुगतान का उत्तरदायित्व, यानी जो भुगतान का उत्तरदायित्व है वो किन लोगों पर होगा। तो उसके लिए 3 अधिकारी होते हैं। पहला अधिकारी है संवितरण अधिकारी, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब धन का जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो होता है संवितरण अधिकारी। राजकोष अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी, ये 3 अधिकारी होते हैं जिनका ऊपर क्या होता है, भुगतान का उत्तरदायित्व होता है। और इस तरीके से क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, बजट का एग्जीक्यूशन होता है। इसके बाद हम एक हमने चार्ट तैयार किया है जिससे हमें पूरा वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए कि वित्तीय प्रशासन जो है बजट का निर्माण करना और उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ये हम इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अगर बात की जाए कि जो है हमारा बजट जो है उसका निर्माण कौन करता है, तो उसका निर्माण करता है वित्त विभाग, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या क्या होता है, एक तो पहली चीज़ है कि उत्तरदायी होता है किसके लिए, बजट के निर्माण के लिए कौन होता है उत्तरदायी, वित्त विभाग। और वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कार्यों का निष्पादन यानी कार्यों को सही प्रकार से करता है। व्यय पर नियंत्रण रखता है, यानी कितना खर्च हो रहा है कितना खर्च नहीं हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है, वित्त विभाग की। और करों का संग्रह, यानी जो टैक्स लगाए गए हैं उनका संग्रह, उनका कलेक्शन कौन करेगा, वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। और उसके बाद वो करेगा बजट का निर्माण, यानी इन्फॉर्मेशंस को कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, बजट का वो निर्माण करेगा। दूसरी चीज़ आती है हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो वित्त विभाग किसे प्रस्तुत करेगा, बजट को, कार्यपालिका के पास। और कार्यपालिका क्या करती है, पेंशन, वेतन, नीति का निर्धारण करती है, यानी नीति कौन कौन सी पॉलिसी उसमें अप्लाई करनी है वो बताती है। और करों का निर्धारण करती है, यानी टैक्स को लगाती है और टैक्स का क्या करती है, निर्धारण करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन दोनों के बाद, वित्त विभाग और कार्यपालिका के बाद हमारी तीसरी चीज़ कौन आ जाती है, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका क्या करती है, आय व्यय की शक्ति, यानी कितना आना है कितना जाना है, ये किसके पास शक्ति, किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास, व्यवस्थापिका के पास। देन बजट में छांट काट, यानी वो बजट में कुछ चीज़ों को काट सकती है, कुछ चीज़ों को छांट सकती है। अगर व्यवस्थापिका पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होती है उस बजट से, तो वो उसमें कुछ काट भी सकती है, छांट भी सकती है। और फिर वो क्या करवाती है, जाँच। तो हमें देखना है कि जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, वो जाँच किन चीज़ों के थ्रू, किन चीज़ों से वो जो है अपनी जाँच को करवाती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखना है कि लेजिस्लेचर ने जो है 2 समिति लेजिस्लेचर की होती हैं, एक अनुमान समिति और दूसरी क्या है, सार्वजनिक लेखा समिति। इन 2 कमिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या करती है व्यवस्थापिका, बजट की और आय व्यय के सब चीज़ों की क्या करवाती है, जांच करवाती है, व्यवस्थापिका जांच करवा।
एट लास्ट हमारा आता है लेखा परीक्षण विभाग, यानी जो ऑडिट है, जो हमारे लेखे हैं उनका परीक्षण विभाग यानी उनका डिपार्टमेंट। तो वो क्या करता है, सबसे पहले देखता है, वो जांच करता है कि कहीं धन का व्यय ईमानदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी सरकार के जो पैसा है, जो जनता का जो पैसा है, वो सरकार ईमानदारी से इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा वो देखता है कि धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, यानी किसी ऐसे कार्य में तो धन नहीं लगाया जा रहा जो ज़रूरी ही नहीं है और जो जनता के लिए नहीं है। तीसरा है मितव्ययिता। मितव्ययिता क्या होता है, मितव्ययिता होता है कि किसी भी चीज़ के लिए पैसों को बिल्कुल ठीक हिसाब से लगाना, ना तो उसमें ज़्यादा खर्च होना और ना ही वो कम खर्च होते हैं, बल्कि जितनी ज़रूरत होती है, जितनी नीड होती है, उतना ही उसका इस्तेमाल किया जाना होता है मितव्ययिता। फिर आ जाता है महालेखा परीक्षक। अब ये महालेखा परीक्षक क्या है और कौन है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जो क्या करता है, जाँच करता है, बजट की जाँच करता है। जो देखते हैं कि महालेखा परीक्षक क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं महालेखा परीक्षक क्या है। यानी जो महालेखा परीक्षण विभाग है यानी डिपार्टमेंट है, तो उसके एक हेड होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, महालेखा परीक्षक। अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करें, तो इसकी नियुक्ति की जाती है और ये हमारे भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान में इसकी सेवा की शर्तें कौन से आर्टिकल में लिखी हुई हैं, आर्टिकल 148 टू 151। यानी एक महालेखा परीक्षक की कौन कौन सी सेवा की शर्तें होंगी, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक हमें क्या दिया गया है, दिया गया है। तो देखिए इसकी नियुक्ति क्या है कि जिसकी जो नियुक्ति की जाएगी, इसके रिटायरमेंट के बाद, इसके रिटायरमेंट से पहले इसको इसके पद से नहीं हटाया जा सकता। किस तरह से हटाया जा सकता है, सिर्फ उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है इसमें शपथ ग्रहण, कि ये शपथ ग्रहण करेगा कौन, महालेखा परीक्षक जो है वो शपथ ग्रहण करेगा और उसे शपथ कौन ग्रहण करवाएगा, वो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। फिर है विधि का पालन, यानी जो संसद या व्यवस्थापिका विधि बनाएगी उसका पालन महालेखा परीक्षक को करना होगा। उसके बाद है किसी सेवा पर प्रतिबंध, यानी जब महालेखा परीक्षक अपनी सेवा पर बना रहेगा, वो कार्य करता रहेगा, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो वो किसी भारतीय सिविल सर्विस में सेवा में कार्य नहीं करेगा। उसके ऊपर क्या है, उसका रेस्ट्रिक्टेड है वो, उसके ऊपर उसका क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद आ जाता है निधि पर भारित व्यय, यानी जो भी व्यय हैं उसके पर उसका नियंत्रण और उसका क्या देखा गया, उसका लेखों पर नियंत्रण पाया जाता है। तो ये था हमारा महालेखा परीक्षक और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 टू 151 में इसकी सेवा की शर्तें दी गई हैं। और इसकी आवश्यकता और ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसे कि बजट का निर्माण कर दिया, उस पर कोई जांच करने वाला ही नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि धन का दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत आ जाता है कि शक्ति किसी एक के हाथ में केंद्रित नहीं कर सकते हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसीलिए सभी यहाँ पे सिस्टम्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपीरियर हैं, कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है। इस तरीके से जो सिस्टम को बनाने के लिए कार्य किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।